ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिसात बिछ चुकी है और सियासी पारा भी अपने चरम पर है। ऐसे में राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार देने हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और गठबंधन में मिले 4 सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी उम्मीदवार को उतार दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी के मैनेजिंग एडिटर राजेंद्र स्वामी सर हैं। सर से बातचीत करेंगे कि सर, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खलबली दिख रही है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी 3 सीटें जो कांग्रेस को मिली हैं, उम्मीदवारों के नाम में इतनी देरी आखिर कांग्रेस क्यों कर रही है? नहीं, ये देरी अभी 1-2-3 दिन में हो ही जाएंगे। हालांकि खबर तो ये है कि जो उम्मीदवार मैदान में आने हैं उनको शायद इशारा कर दिया गया है। ये कहा जा रहा था कि 1 तारीख तक नाम जो है डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग भी हो चुकी है, नाम फाइनल हो चुके हैं और केंद्रीय समिति ने साफ साफ कहा है प्रदेश को कि वो केवल एक नाम भेजें। तो एक नाम भेजे जा चुके हैं और ये नाम मीडिया में चर्चा में है। जैसे हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में उदित राज है, जो पहले यहाँ से बीजेपी के सांसद थे, उनकी टिकट काट करके हंसराज हंस को दी गई थी और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो ये नाम वहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। इसी तरह जो उत्तर पूर्वी का जो इलाका है, वहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित, उनके पुत्र हैं संदीप दीक्षित, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो सूत्र हमें बता रहे हैं। इसी तरह चांदनी चौक में जयप्रकाश अग्रवाल का भी नाम चर्चा में है और इसके साथ साथ हालांकि चर्चा हरिशंकर गुप्ता, जो यहाँ से वजीरपुर से विधायक रहे हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनका नाम भी चर्चा में आ रहा है। इस अटकलों के साथ कि शायद जो जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनकी उम्र को देखते हुए और उन सब को देखते हुए यहाँ से हरिशंकर गुप्ता को टिकट दी जा सकती है, क्योंकि ये बनिया बाहुल सीट है। जैसा कि बीजेपी ने भी किसी बनिया को उतारा है, प्रवीण खंडेलवाल को, तो ऐसे में बनिया को ही उतारना, तो ये दोनों में से एक को चयन करने हैं। जयप्रकाश अग्रवाल पूर्व सांसद रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर लीडर है, तो इस नाते जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन उनकी उम्र का हवाला दे करके भी कुछ कयास हरिशंकर गुप्ता का लगाया जा रहा है। तो इस तरह इशारा कर दिया गया है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि कोई जल्दबाजी इनको भी नहीं लगती। इस तरह की एक बेचैनी थी कि कब डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अब क्योंकि 25 मई को चुनाव है, यानी आप मान के चलिए लगभग 2 महीने का समय बचा है चुनाव में, तो इसमें जल्दबाजी जो दिल्ली के वो तमाम दावेदार नेता हैं जो टिकट यहाँ से दावा ठोक रहे हैं, उनको भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा जल्दी है। उनको भी इस जल्दबाजी में नुकसान ही नजर आता है। वो चाहते हैं कि अगर हफ्ता 10 दिन और लेट हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांग्रेस ये मान के चल रही है कि इस बार जो टक्कर होगी वो कांटे की होगी, क्योंकि गठबंधन के बाद जो उनको सीटें मिली हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं। तो देरी हो रही है, लेकिन इस देरी की वजह भी यही है कि अभी दिल्ली का जो चुनाव है वो काफ़ी दूर है अभी। तो इसलिए कांग्रेस चाहती है, क्योंकि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते जो टिकटों में देरी हो रही थी, जो और पहले राज्य हैं जहां पर चुनाव जल्दी होने हैं, पहले वहां के नाम क्लियर किए जा रहे हैं, पहले उनको प्रायोरिटी में रखा जा रहा है। दिल्ली में क्योंकि अभी समय काफ़ी बचा है, तो इसलिए शायद दिल्ली में देरी हो रही है और हो सकता है कि 1-2 नामों पर थोड़ा सा चयन करने में प्रदेश में और जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच में किसी बात को लेकर के अभी मंथन चल रहा हो, तो देरी की वजह यही है। लेकिन इस देरी से कांग्रेस को कोई कष्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है, जो क्योंकि अभी काफी समय बचा हुआ है। और बात करें, राजनीतिक माहौल भी दिल्ली में तेजी से बदल रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव प्रचार के अभियान को तेज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज कांग्रेस लोगों तक पहुंचाना चाहेगी अपने जरिए या उम्मीदवारों को प्रचार के लिए जो मिलेगा, तो इनमें तो देरी दिख रही है। देखिए, रूठना मनाना भी चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में रूठना मनाना ये कोई बहुत बड़ी बात है। बीजेपी में जरूर कहीं ना कहीं बगावत के सुर सुनाई देने लगे। जैसे अभी हम गए थे तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ के वाल्मीकि समाज के जुड़े लोग हैं, उन्होंने बकायदा मीटिंग करी, बड़ी मीटिंग की और ये कहा कि यहाँ से वाल्मीकि समाज की टिकट काट करके और वाल्मीकि समाज को दी जानी चाहिए थी। अगर वो भी नहीं दी जाए तो आप किसी भारी उम्मीदवार को क्यों ला रहे हैं। इसी तरह प्रवीण खंडेलवाल के ऊपर भी जो यहाँ का एक बहुत बड़ा बनिया वर्ग है,
वो उसे मजबूत कैंडिडेट नहीं मानता। तो इस तरह की स्थिति कांग्रेस के साथ नहीं है। और क्योंकि अब जमाना सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम अब ये नहीं रह गया है कांग्रेस को इस बात की। हालांकि अगर जल्दी चुनाव हो जाते हैं तो वो खर्चे बढ़ जाएंगे बहुत सारे। हमारी कुछ अनाधिकृत रूप से कई लोगों से बात हुई कि अगर चुनाव जल्दी होते, अगर टिकट की घोषणा होती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 दिन बाद भी अगर होते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब वो निश्चित है इस बात को। शायद सबको इशारा मिल चुका है, जिन जिनको भी पार्टी में टिकट देना है उनको इशारा कर दिया है, और वो अपनी अपनी तैयारियां लगी हुई है। जो डेस्क का वर्क होता है, जो मैनेजमेंट का, जो प्रबंधन का जो काम होता है, वो उस काम में लगे हुए हैं। तो जल्दबाजी कांग्रेस के कैंडिडेटों को भी नहीं लग रही है मुझे अभी। जो 3 नाम आपने 3 क्षेत्रों से बताए जो कांग्रेस के खाते में है, तो वो उम्मीदवार जिनके नाम पर मंथन चल रहा है कांग्रेस में, अपने अपने क्षेत्र में कितने वो मजबूत हैं? अगर बात करें उनके राजनीतिक कैरियर की, तो किस तरीके से उन्होंने सेवा किया है? देखिए, नॉर्थ वेस्ट की बात हम पहले कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कई लोग लाइन में थे वहाँ पर। उसमें राजकुमार चौहान भी थे, सुरेंद्र सिंह भी थे, और भी कई लोग लाइन में थे। लेकिन माना यह जा रहा है कि लगभग उदित राज का नाम तय है, क्योंकि वो खुद वहाँ से सांसद रह चुके हैं। और कांग्रेस के जो एक बहुत बड़ा कद है उनका, उस कद का मुकाबले, उनके कद के मुकाबले का कोई नेता उस नॉर्थ वेस्ट में अब तक दिखाई नहीं देता। और क्योंकि वो वहाँ से सांसद ऑलरेडी रह चुके हैं बीजेपी के टिकट पे, तो उनका लिहाजा वो संपर्क भी बना हुआ है, और बहुत सारे इलाकों से वो वाकिफ भी हैं, वहाँ की समस्याओं से भी तमाम तरह से वो वाकिफ है। पूर्व सांसद है, बहुत बड़ा दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी मजबूत स्थिति वहाँ पर उदित राज की हो सकती है, औरों के मुकाबले हम बात करें तो। और इसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट भी काफ़ी मजबूत सीटी मानी जा रही है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ है तो वो सीट भी टक्कर की सीट मानी जा रही है। जो संदीप दीक्षित जिनका नाम लिया जा रहा है कि लगभग उनकी सीट जो है लगभग तय मानी जा रही है, वो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के वो पुत्र रहे हैं, तो बड़ा नाम है उनका भी पूरा। सांसद भी रहे हैं वो दिल्ली से, तो काफ़ी पुराने अनुभवी हैं, और वाक चातुर्यता भी उनमें काफ़ी है, और एक बड़ा नाम और सम्मान दिल्ली में शीला दीक्षित का रहा है, तो उसका भी बेनिफिट उसको मिल सकता है। हालांकि वहाँ से और भी कई नाम थे। इसी तरह अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक में जो नाम आगे जो बताया जा रहा है, जयप्रकाश अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल यहाँ से सांसद रह चुके हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो काफ़ी पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। हर इलाके में उनकी पकड़ है, कार्यकर्ता से जुड़ाव है उनका इस नाते। लेकिन उनके साथ फैक्टर है, एज का बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि वो खुद नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना। उनकी इच्छा थी कि उनके स्थान पर उनके जो बेटे मुदित अग्रवाल हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन उदित अग्रवाल के मुकाबले जो और नेता हैं वैश्य समाज के, जैसे हरिशंकर गुप्ता हैं, हरिशंकर गुप्ता काफ़ी मजबूत माने जा रहे थे, क्योंकि उस समय वो अड़े हुए थे कि मुदित अग्रवाल को टिकट दी जाए। तो उसके मुकाबले हरिशंकर गुप्ता योग्यता में, अनुभव में, हर लिहाज से वो काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। तो अब माना ये जा रहा है कि दोनों के बीच काफी टक्कर है, और मंथन चल रहा है प्रदेश में, और जो केंद्रीय चुनाव समिति है उनके बीच में इस टिकट को लेकर के एज फैक्टर जो आता है वो जयप्रकाश अग्रवाल के आड़े आ रहा है। तो यही वजह है कि इन दोनों के बीच में से कोई एक कैंडिडेट होगा, और दोनों ही अनुभवी हैं। हालांकि ये जो यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है, वो राजनीतिक समीकरण भी कांटे की टक्कर बता रहा है। जैसे दिल्ली में 56-57% वोट बीजेपी को मिले थे, यानी दोनों पार्टियां अगर एक हो जाएं तो भी बीजेपी जीत रही थी। लेकिन अब इस गठबंधन के होने के बाद और जो मौजूदा माहौल जिसकी आपने अभी बात की, जो अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद, संजय सिंह के बाहर आ जाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो मुद्दा है, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जो तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को देख करके केवल 3% का अंतर था चांदनी चौक के अंदर। 53% वोट बीजेपी को, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उनको मिले थे। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले 65% से ज्यादा वोट कपिल सिब्बल को मिल चुके हैं इसी क्षेत्र से। तो और बहुत सारा वोट जो जीत की संभावनाओं की तरफ भी जाता है। तो बड़े कांटे की टक्कर यहाँ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में होगी, क्योंकि जो 3 विधानसभा है वहां पर, मटिया महल, बल्ली मरान, ये 3 विधानसभा वहां पर टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम बहुलता वाला क्षेत्र है। तो और ये वैसे भी इस इलाके में मुस्लिम वोटर की संख्या काफ़ी है, और अब इस पैक्ट के होने के बाद
अब जब नेट टू नेट 1-to-1 जब फाइट हो रही है कांग्रेस की और बीजेपी की, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। और अगर बात करें चुनावी अभियान में जिस तरीके से बीजेपी है, तो इन दिनों ने बीजेपी ने अपने प्रचार का स्टाइल थोड़ा बदला है। हर मंच से वो नसीहत भी दे रहे हैं कि आत्मविश्वास तो ठीक है, लेकिन जमीन पर आप लोग अब उतरना शुरू कर दीजिए और जनता के बीच जितना अधिक हो सके वो आप जाइए। देखिए ठीक है, क्योंकि 7 प्रत्याशियों में से 6 की टिकट काट दी, केवल एक को मनोज तिवारी को बीजेपी ने वापसी रिपीट मारी है, तो अंदर खाते कुछ नाराजगी भी है। और दूसरे जो मुद्दे आ रहे हैं, जो समीकरण है और जो संकेत मिल रहे हैं, उससे भी ये माना जा रहा है कि दिल्ली की राह इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं। हालांकि मानने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अच्छी तादाद में बीजेपी जीत जाएगी, हो सकता है 1-2 सीट गैर बीजेपी की निकल आए, लेकिन आसान नहीं हो। जहाँ तक रणनीति की बात हो, जिसकी आपने कही कि आत्मविश्वास ना भर जाए, जुट जाए, तो शायद आप चांदनी चौक के जो प्रत्याशी हैं, आप 2-3 जगह आप रिपोर्टिंग करने गए हैं, वहाँ भाषण में बकायदा खुद जो प्रत्याशी हैं परवीन खंडेलवाल, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि अब की बार 400 पार का नारा तो ठीक है, लेकिन इस चक्कर में आप कहीं लापरवाही ना बरत लें, अति आत्मविश्वास से लवरेज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। तो नुकसान हो, जिस नुकसान की वो बात कर रहे हैं, ये वही मुद्दे हैं। और जब दोनों का गठबंधन हुआ है तो आमने सामने की सीधी लड़ाई है। जो हार जीत का जो मार्जिन है वो महज 3% है, तो 3% मार्जिन कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और कुछ वोट तो जीत के संभावनाओं की तरफ भी जाता है। तो शायद उसका इशारा यही रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इतना जो मामूली सा जो बॉर्डर लाइन केवल 3% है, इस बात को ध्यान में रख करके बीजेपी अंदर से थोड़ा सा इस बात को लेकर आशंकित तो है कि ये राह आसान नहीं है, खासकर चांदनी चौक की। अगर बात करें सबसे रोचक मुकाबले की, तो क्या लगता है आपको कि सबसे रोचक मुकाबला किस लोकसभा में देखने को मिलेगा दिल्ली में? नेचुरली चांदनी चौक में ही है सबसे रोचक मुकाबला। उसके बाद हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में है, और नॉर्थ वेस्ट में पूरे इलाके में केवल बीजेपी का एक सांसद है। उसके बाद वहाँ सारे विधायक, टोटली विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के विधायक किस हद तक जा कर के वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, या जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, विधायक तो उनका एक भी नहीं है, जो कांग्रेस के लीडर है वो आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ रही है वहाँ जाकर के किस शिद्दत के साथ काम करते हैं, किस गंभीरता के साथ काम करते हैं। हालांकि दोनों के बीच में बैठ के चल रही हैं और जो चुनावी रणनीति है उस पर चर्चा चल रही है, तो मुकाबला सभी जगहों पर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो मुकाबला है वो नॉर्थ, उत्तर पूर्वी भी है। तीनों जगह में मुझे लगता है कि तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकाबला होगा यहाँ चांदनी चौक क्षेत्र से। और अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए और फिर अभी संजय सिंह को जमानत मिल गई है, तो संजीवनी का काम ये करेगी आम आदमी पार्टी के लिए। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है ये। अभी तो जैसे खुद आतिशी ने कहा कि अभी 4 जो नेता हैं उसके, वो भी अंदर जेल जाने वाले हैं। इसमें उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लिया, इसमें उन्होंने दुर्गेश पाठक का नाम लिया, इसमें खुद अपना नाम लिया आतिशी ने, और एक सौरभ भारद्वाज का। जो आतिशी कह रही है, तो ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक नेतृत्व का जो संकट पैदा हो जाएगा। ये ठीक है कि वो उम्मीद कर रहे हैं इस बात की कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद में एक सहानुभूति की लहर शायद दिल्ली में चल पड़े, लेकिन उस सब के लिए भी जो एक मैनेजमेंट करना होता है, उस कद का कोई नेता बचा नहीं जिसकी विधायक सब मान लेते हों या उसको अपना नेता स्वीकार कर ले। तो ये संकट अब दूर हुआ है, क्योंकि जो संजय सिंह हैं बहुत जुझारू नेता हैं, और जिस तरह से वो दहाड़ते हैं संसद में भी, और जिस तरह के वो भाषण देते हैं, और जो उनकी शैली है काम करने की, ये बहुत बड़ी संजीवनी आम आदमी पार्टी को मिली है। और अब ये देखना होगा कि क्या कोई सहानुभूति की लहर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चल रही है, और चल रही है तो कितनी उसको आम आदमी पार्टी भुना लेती है, और जो मुद्दे हैं दिल्ली के, उन मुद्दों को किस हद तक जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन है वो उठाता है। यहाँ भी बेरोजगारी, साफ सफाई, हर तरह के जो मुद्दे होते हैं दिल्ली में भी है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह का जमानत पर बाहर आना। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थे दिल्ली दर्पण टीवी के मैनेजिंग एडिटर राजेंद्र स्वामी सर। हम लोगों ने बातचीत की लोकसभा चुनाव को लेकर के, किन सीटों पर मुकाबला क्या होगा। लगातार हमारी जो कवरेज है लोकसभा चुनाव पर वो बनी हुई है। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।